डियर स्टूडेंट्स, आज आपका पुनः स्वागत है DPSVMIC बिलारी। मेरा नाम NP सिंह। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा और यूनिट सेकंड है धारा विद्युत, उनके तहत आने वाले हेडिंग्स यानी जो कोरोना के कारण जो सिलेबस जो हेडिंग हटा दिए गए हैं उनकी बात ना करते हुए जो सिलेबस में हैं उनकी बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में जो चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, मैं मानता हूँ आपने ठीक से रिवीजन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम है इस यानी यूनिट सेकंड का धारा विद्युत, और सबसे पहले हम विद्युत धारा ही पढ़ाएंगे। तो विद्युत धारा कक्षा 10 में भी पढ़ी होगी आपने। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें एक विशेष ध्यान रखना, चालक, तार या वैद्युत परिपथ जब भी कभी विद्युत धारा बहेगी तो वो चालक का सहारा लेंगे, तार का लेंगे या वैद्युत परिपथ का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी वस्तु में बहने वाली धारा। वस्तु तो सूखी लकड़ी भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकती है, ईंट भी हो सकती है, कोयला भी हो सकती है वस्तु। तो मेरा कहना मतलब ये है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं, ठीक है, उनमें विद्युत धारा सुगमता से बह जाती है। अर्थात चालक, तार में भी जो धातुएं होती हैं, तार किसी का भी सही, और विद्युत परिपथ। तो जब भी विद्युत धारा जब प्रवाहित होने की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो चालक नाम लेंगे या तार लेंगे या वैद्युत परिपथ लेंगे। ये नहीं कहेंगे हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि विद्युत धारा किसी वस्तु में बह रही है, किसी वस्तु में बहने वाली धारा, ये नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये कैसी राशि है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत धारा का, I=Q/T, अर्थात ये आवेश का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहले चैप्टर में पढ़ाया हमने आवेश कि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में जितनी धारा प्रवाहित होती है उस धारा की मात्रा को हम आवेश कहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें जो I आ रहा है तो इससे हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। अर्थात अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें तो किसी चालक में या किसी वैद्युत परिपथ में जो आवेश प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, सही है, उस आवेश को प्रवाहित होने में जो समय लगता है उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं। अर्थात आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी इस बटे में समय आता है, टाइम आता है, तो वहाँ पर एक शब्द आता है रेट। रेट का मतलब दर। जैसे ये आवेश लिख रहा है तो आवेश और बटे में क्या आ रहा है, समय, तो इसे बोलेंगे हम आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं। अगर आपको एक बात ध्यान दिलवा दूँ, जैसा शक्ति का सूत्र होता है P=W/T, तो यहाँ कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। तो जब भी कभी किसी फॉर्मूले के अंदर बटे में T आ रहा है यानी टाइम आ रहा है, समय आ रहा है, तो समझ लो उसमें दर जरूर जाती है। ऊपर वाले जो संकेत है उसके अर्थ के साथ दर शब्द जुड़ जाता है। अर्थात कहने मतलब मेरा ये है किसी वैद्युत परिपथ में जो आवेश प्रवाहित होता है उसकी दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं। तो आपने अभी परिभाषा को समझा। इसे ऐसा अगर किसी क्षण आवेश की मात्रा कम है और समय कितना है, dt है, सूक्ष्म समय, तो I = dQ/dt भी लिख सकते हैं।
इससे अगर हम मात्रक देखें तो I बराबर Q/T, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो इसका एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग मात्रक जो होता है वो कूलाम प्रति सेकेंड होता है और इसका दूसरा मात्रक तो एम्पियर होता है, क्योंकि एम्पियर ने इसकी खोज की थी। तो I बराबर उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्या पड़ा एम्पियर। तो मैं मानता हूँ विद्युत धारा का मात्रक समझ में आ गया होगा और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो कैपिटल A होता है। ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ दिया होगा आपने। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q/T, समझे? या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम I = Q/T के मान 1 लगा देंगे तो I धारा जो हो जाती है वो किसके बराबर हो जाती है आवेश के। अर्थात किसी चालक में या किसी तार में या किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश की मात्रा को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है। तार में लगा हुआ एरो का निशान ये दिशा नहीं दर्शाता है, ये केवल धारा के फ्लो प्रवाह दर्शाता है इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। आगे समझाने वाला हूँ मैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा के बाद में आता है एक एम्पियर की परिभाषा। तो इसी से बन जाएगी एम्पियर की परिभाषा भी। कैसे बन जाएगी? I बराबर सूत्र होता है Q/T। यदि हम 1 कूलाम आवेश ले लें और कितने समय तक प्रवाहित करें तो I = हो जाएगा Q का मान 1 और T का मान भी 1, तो I बराबर 1 एम्पियर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक सूत्र ये वाला लिखा जो पिछले अभी बताया था I = Q/T। तो Q का मान मैंने यहाँ एकांक लगा दिया 1 कूलाम और समय का मात्रक 1 सेकंड लगा दिया मैंने वैल्यू। तो किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये इसी को ही क्या कहते हैं हम एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर की परिभाषा यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद में आता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग किसे कहते हैं इसे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे ओम का नियम प्रूफ होगा। अनुगमन वेग या अपवाह वेग पेपर में ऐसे भी आ सकता है। अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन होगा आगे, या अपवाह वेग, दोनों नाम याद होने चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं एक तार बना रहा हूँ। तार कैसा होता है प्यारे बच्चों? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। तो मैंने ये तार बना दिया। कहोगे आप ये कितना मोटा तार बना दिया? मगर यहाँ पर मैं आपकी स्थिति को क्लियर करने के लिए ग्रीन बोर्ड पर ऐसा चित्र बना रहा हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। मैंने ये बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, इसके सिरों को। ठीक है, कौन सी परिभाषा समझाऊंगा मैं आप? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। किस प्रकार से समझाएंगे आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए। ये बड़ा वाला निशान प्लस का होता है, ये माइनस प्लस माइनस। यदि एक ही लगा होता तो सेल होता, और सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला तार का जो मान लो PQ एक चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसकी तो आवश्यकता बाद में पड़ेगी। तो इसका A सिरा किससे जुड़ा हुआ है? सॉरी A नहीं, P सिरा धन सिरे से बैटरी के, और Q सिरा किससे जुड़ा हुआ है? माइनस का ऋण ध्रुव से बैटरी के। जब कुंजी लगाने चाहो कुंजी लगा दो। जब कुंजी K1 को दबाते हैं हम, कुंजी K को दबाते हैं तो बैटरी से चलने वाली ये धारा आई है, इससे इधर से निकलेगी धारा। तो
P से Q की तरफ को धारा प्रवाहित होने लगती है, परंतु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो Q से P की तरफ जाते हैं। बना लेना ठीक से चित्र, और PDF फाइल में से टोटल आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है बताओ, L है L। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी जा रहे हैं ऊपर को, इसकी लंबाई की दिशा में चल रहे हैं, अर्थात कौन से सिरे से कौन से सिरे तक चल रहे हैं, Q से P की तरफ जा रहे हैं। इनके जाने का कारण क्या है Q से P तक, क्योंकि Q जो है वो इस पर कैसा चार्ज है, माइनस का, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का। तो प्यारे बच्चों, माइनस माइनस की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि माइनस और माइनस एक सजातीय आवेश हैं और इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर खुद का माइनस का चार्ज होता है और यहाँ पर प्लस है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन तभी तो प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसी कारण से ये Q से P की तरफ जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में हमेशा चलते हैं। अर्थात यहाँ पर मैं ये वाली परिभाषा बताने वाला हूँ बच्चों। मैंने एक चालक तार ले लिया, इसका एक सिरा P है, इसका एक सिरा क्या है, Q है। इनके सिरों को मैंने बैटरी से जोड़ दिया या विभवांतर भी स्थापित किया जाता है। तो चालक की लंबाई या तार की लंबाई के अनुदिश, अनुदिश मानी इसकी दिशा में, जैसे अर्थ है इसका क्या, अनुगमन, अनु मानी दिशा में और गमन मानी चलना। तो इलेक्ट्रॉन किसकी दिशा में चल रहे हैं, लंबाई की दिशा में। तो एक बार परिभाषा बताऊंगा। जब किसी चालक या तार के सिरों के बीच विभवांतर B स्थापित किया जाता है, तब चालक की लंबाई के अनुदिश इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसके वेग को BD से लिखेंगे, या अपवाह वेग, ये B से वेग और D जो आधार में लिखना है, छोटा बनाना है, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अर्थात एक स्पेशल वेग है जो इलेक्ट्रॉन के स्पेशल वेग को किससे लिखते हैं, BD से। D का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बता ही दिया। अनु मानी इसकी दिशा में लंबाई की, और गमन मानी चलना। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी तो विद्युत धारा बहती है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन जब गतिशील नहीं होते हैं तो विद्युत धारा नहीं बहती है। तो एक बार और परिभाषा बताएंगे आपको। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर B स्थापित किया जाता है, तब चालक की लंबाई के अनुदेश इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊँगा आपको। अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, BD = I/NEA। इसे मैं प्रूव कराने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। और एक सूत्र ये होता है बच्चों, BD = A टाउ। आप कहोगे ये टाउ क्या होता है, ये होता है श्रांति काल। धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यारे बच्चों वीडियो जरूर देखा करो। देखो बहुत गर्मी है आज, पसीना आ रहा है मुझे भी, और मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे करें, और ध्यान से PDF फाइल से नोट्स ना लिखें, वीडियो ज़रूर देखा करें, इग्नोर ना करें। तो BD = I/NEA ये कैसे आएगा, BD = A टाउ। एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो P से इसकी दिशा Q की तरफ होगी, क्योंकि प्लस से किसकी तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। तो अनुमान वेग या अपवाह वेग मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरी परिभाषा ये है, त्वरण तथा श्रांति काल के गुणनफल को अनुगमन वेग कहते हैं। इन दोनों फॉर्मूले पे हम बात करते हैं अभी। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब ये हम विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये होता है BD = I/NEA।
BD से होता अनुवन वेग या अपवाह वेग, I से विद्युत धारा, N से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और A है इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का या काट का क्षेत्रफल। तो इस फार्मूले को हमारा मेन उद्देश्य है प्रूफ करना। तो प्यारे बच्चों इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे आर्टिकल की। माना PQ क्या है, L लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A, ठीक है। इस चालक PQ के सिरों को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी के P सिरे को बैटरी के धन सिरे से, और Q सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। अर्थात कहना मतलब यह है जब इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन Q से P की ओर कितने वेग से गति करने लगते हैं, BD के अनुवन वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तब इलेक्ट्रॉन को Q से P तक जाने में लगा समय, इलेक्ट्रॉनों को यानी Q से P तक आने में लगा समय, आने में लगा समय। तो बच्चों जानते होंगे आप समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल वेग। तो समय को मैंने T लिख दिया यहाँ पर। दूरी अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन Q से स्टार्ट हुए P तक आए, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, इसकी लंबाई के बराबर L, और कितने वेग से आ रहे हैं ये, BD के अनुगण वेग से। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये T का मान बाद में लगेगा। ये मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको, कितने सारे इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, होते इतने हैं। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें हम तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी Q से P तक जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल से, दूरी L है और चाल का मतलब वेग, वेग का मतलब अनुगमन वेग या अफवाह वेग है। समीकरण नंबर 1 आ जाती है। अब मैं मानता हूँ तार के एकांक आयतन में, तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, N मान ली हमने। तो मैं कहूँगा आपसे कि एकांक आयतन में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या N है, तो 2 में 2 घन मीटर आयतन है, 2 मीटर घात 3, तो उसमें कितनी होगी संख्या, 2N होगी। अब 3 में कितनी होगी, 3N होगी। 4 में कितनी होगी, 4N होगी। 5 में कितनी होगी, 5N होगी। अब मैं कहूँगा आपसे कि तार के AL आयतन में बताओ कितनी संख्या होगी AL में। आप कहोगे तार के AL आयतन में कैसे, AL आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL होगी। कहोगे आप पता ना, समझ में नहीं आया हमारे कि AL आयतन क्यों कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है या घन सेंटीमीटर होता है, या विमा के माध्यम से देख लो, क्षेत्रफल की विमा कितनी आ जाती है L, और ये L है। तो बताओ पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि AL आयतन है क्या। तो मैंने बोला तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या N, और तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या AL आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या NaL, यानी ये आयतन है ये AL। इसमें लंबाई चौड़ाई आ रही है। यही तार को अगर हम क्षैतिज ना रख के इसे ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया जाए तार को, तो यही लंबाई ऊंचाई बन जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात 3D बन गया, ये आयतन बन गया। कहना मतलब ये है ये संख्या है NaL सब। अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे, तार के एकांक आयतन में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 1 सेकंड में उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब तार के AL आयतन में T सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संख्या को क्या मान लिया, इस पूरी टोटल हिंदी को मैंने N मान लिया। 1 सेकंड में निकल रहे हैं इतने AL आयतन में से NaL, 2 सेकंड में 2NaL, 3 में 3NaL। अब मैं कहूँगा T सेकंड में, मान लो यहाँ से यहाँ तक T समय लगा इसे, तो T सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं इस सिरे से। तो इससे T से गुणा हो जाएगी, NaL इंटू क्या T।
तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर पढ़ा होगा आपने NE, आवेश का क्वांटाइजेशन से आता है, Q बराबर NE पढ़ा होगा। परंतु यहाँ मैंने संख्या क्या मानी है, संख्या कैपिटल N, तो यहाँ पर कैपिटल N लिखेंगे तो Q बराबर आ जाएगा N का मान लग जाएगा ये वाला NaL इंटू T इंटू ऑलरेडी E है। तो भाई ध्यान से समझेंगे अब, इतना आ गया। तो यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, BD बराबर I बटे NE, तो यहाँ से Q बराबर NaL और T का मान लगा देंगे यहाँ से कितना, L बटे BD और इंटू में क्या है ये NaL, T का मान लगा देंगे L बटे BD इंटू E। अब Q बराबर लगा देंगे यहाँ पर क्या, तो हाँ तो प्यारे बच्चों एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई थी, NaL इतनी आई थी, NaL। अब एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे T, तो I इक्वल टू यहाँ पर आवेश लगा देंगे Q बराबर NE फॉर्मूले से, N का मान है NaL इंटू E, तो Q का मान लगा देंगे यहाँ पर NaL इंटू E बटे क्या T, तो I बराबर NaE बटे इंटू L और बटे में क्या T। अब हमने पहली समीकरण में ऐसा लिखा था, समय बराबर दूरी बटे चाल, T बराबर L बटे BD। तो यहाँ से NaE अगर हम T का मान लगा दें तो कितना आएगा, L बटे BD, तो BD ऊपर पहुँच जाएगा, L ऑलरेडी है ही, तो L से L कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला आ गया I बराबर NeA/BD, तो यहाँ से BD बराबर आ जाएगा I बटे NeA। ये वहाँ पर जो मैंने T माना है यहाँ पर, वहाँ पर T का मान 1 सेकेंड लगा देना आप, T बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं का फॉर्मूला ये वाला तो प्रूव कर दिया हमने, BD बराबर I बटे NE। परंतु अभी हमने बताया था पढ़ाते समय अनुवन वेग का फॉर्मूला, BD बराबर A टाउ कैसे आता है, और टाउ तो जानते ही हैं आप, तो क्या होता है, ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, विश्रांति काल। अब श्रांति काल कैसे होता है, टाउ बराबर लैम्डा बटे BRMS होता है। माध्यम मुक्त पथ सिद्ध करना चाह रहे हैं तो कर लें आप, तो B बराबर N लैम्डा होता है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 1/N का मान 1/T लगा देंगे, T कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई मैं ये मुझसे बोला हूँ श्रांति काल, तो काल मानी समय, तो समय भी किसके बराबर आया है, आवर्त काल के। तो ये फॉर्मूला होता है श्रांति काल का, टाउ बराबर लैम्डा बटे BRMS। लैम्डा क्या होता है, माध्यम मुक्त पथ, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम मुक्त पथ, फ्री पाथ, और BRMS क्या है, वर्ग माध्यम मूल वेग। इन दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अर्थात धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अनुमान वेग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के त्वरण और श्रांति काल के गुणनफल के बराबर होता है। BD बराबर A टाउ कैसे आया। तो प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक संख्या में, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग वेग ना ध्यान में रखते हुए अगर उनका औसत निकाल लें हम, यानी BD जो होता है वो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस इन सब का क्या होता है, बटे क्या होता है N, इन सब का क्या होता है, औसत होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, B बराबर U प्लस AT, गति की प्रथम समीकरण। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करें तो B1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर A1 प्लस A
और टी की जगह आ जाएगा τ1। पहले इलेक्ट्रॉन का श्रांतिक वेग श्रांति काल कितना होता है, τ1। तो यहाँ से हम v1 के स्थान पर लिख देंगे u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 bn प्लस un प्लस a τn, और बटे में कुल कितने बार लिया गया है ये, n बार। तो इस प्रकार से u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un। अब हमें a τ1 a τ2 और a τ3 a τn ये सब लिख के a कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस एंड सो ऑन τn, और सबके बट्टे में n है तो मैं यहाँ पर अलग अलग बट्टे में लगा रहा हूँ n इस प्रकार से। तो ये बी डी चल रहा है अनुगमन वेग, तो बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये प्रारंभिक वेग है। और किसी जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं तो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब 0 हम ऊपर लिखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 0/n 0 हो जाएगा। ऐसा ही τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 सबका परिणामी क्या मान लेंगे हम, τ मान लेंगे, और ये औसत हो जाएगा सबका τ n सहित, तो बी डी बराबर आ जाएगा a τ। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध समझाया था हमने, बी डी बराबर I/n ही है, और एक बताया था बी डी बराबर a τ। तो इस प्रकार से आता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, त्वरण तथा श्रांति काल के गुणनफल को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन का मतलब होता है उसकी दिशा में चलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के पुनः उपस्थित होंगे, और पहले वीडियो देखें, उसके बाद PDF फाइल से नोट्स तैयार करें। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।